सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया सैमसन और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मुल्की सियासत का पारा हाई नजर आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में नई सफबंदियां होती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात जहां हल होते हुए महसूस हो रहे हैं, वहीं पीटीआई और जेयूआई ईद के बाद मुत्तहद होकर एहतजाज के कॉल देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास दहशतगर्दों के खिलाफ नई सफाराई के लिए बुलाया गया है, लेकिन वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बानी पीटीआई को पेरोल पर लाने का या रिहा करने का मुतालबा कर रही है। अब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुल्क की सियासी सूरत हाल में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुशावरत को काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें पीटीआई से इत्तेहाद पर भी गौर हो रहा है। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला किया जाएगा और मौलाना ने हुकूमती रवैये को तनकीद का निशाना भी बनाया है। उनके मुताबिक एकतरफा फैसले किए जा रहे हैं और सियासत में शिद्दत आ सकती है। इन तमाम तर मामलात पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत और नून लीग के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब ने, और पीटीआई से हमारा साथ देंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफज़ई साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी और सवाल करना चाहूँगी आपसे। एक अहम बयान आज आ गया है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि ये जो अफगान यहाँ पर रह रहे हैं उनको शहरियत भी दी जा सकती है। ऐसे में जब हम जानते हैं कि एक ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, डेडलाइन दे दी गई है, पहली लास्ट डेडलाइन आ रही है 1 तारीख की, ऐसे में ये बयान उनका सामने आ गया है जो कि एक सेटबैक भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये चूंकि गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है और सब इस वक्त पूरी कोशिश ये हो रही है कि इक़्तिदार को बचाया जाए, जबकि हम चाहते हैं कि मुल्क को बचाएं। मुल्क को बचाना अहम है, इसलिए ईगो ये चीज़ें अभी मज़ीद नहीं चलेंगी। आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपकी मर्जी होती है। जब आप कहते हैं जी अफगानों को निकाल दो, फिर आप 2 महीने बाद खामोश हो जाते हैं। फिर जब कोई वाक़या हो जाता है फिर अफगानों को निकालो। तो एक मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे कहने का मकसद ये कि अफगान जो है यहाँ बच्चे हो गए उनके, फिर उनके बच्चे हो गए हैं और एक अरसे से यहाँ रह रहे हैं, उनके कारोबार हैं, हम उनको कोई तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप उनको निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालें और एक तरीका बना लें, प्लान कर लें, उनको निकाल लें। लेकिन ये 10 दिन के अंदर अंदर आप निकलें जी, तो 10 दिन के अंदर कैसे निकलेंगे, क्या तरीका होगा? मुश्किलात तो सूबे के लिए हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई पॉलिसी हो। आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोक सके, आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सके, और हर चीज़। अब जाफर एक्सप्रेस का भी मैं सुबह से देख रहा हूँ, कुछ लोग इनके आ रहे हैं कि जी इसमें पीटीआई मुलविस है। अब आप अंदाज़ा करें कि इनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की अब ज़रूरत पड़ेगी कि जी हम मुहिब वतन है या नहीं है। ये अब खुलकर कह रहे हैं कि जी अब ये बताएं ये पाकिस्तान के साथ है किसके साथ है। अब ये सर्टिफिकेट इनसे लें जो जाली है। हमें अवाम ने वोट दिया, 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है। हम आपसे सर्टिफिकेट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जाली बयानियाँ बनाकर फ़ौज और पीटीआई को लड़ाने की इन्होंने बड़ी हद तक कोशिश की। ये बयान भी इनका नाकाम हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि जी मौलाना फजल रहमान तो कभी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आएगा, जैसे कि इन्होंने उनके साथ कोई पक्का मुआहिदा किया हुआ। जबकि मौलाना साहब खुद लोग कह रहे हैं कि जी पीटीआई के साथ तो हमारा अभी वास्ता ही नहीं पड़ा है, हमारा तो पीडीएम में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ वास्ता पड़ा था और वहाँ मायदा किया था उन्होंने रिटर्न। उस रिटर्न मायदे को इन्होंने अहमियत नहीं दी और मौलाना को बाहर कर दिया और खुद इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। तो अब तो ये तैयार हो जाएं। अब ये सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सके तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत हट जाए, जाली हुकूमत, पार्लियामेंट की कोई वक़्त बने। देखिए ना इस वक्त पार्लियामेंट क्या है, वहाँ तो फैसला ही नहीं हो रहा है, न कंसेंसस हो रहा है। और कंसेंसस कैसे होगा कि आपके इंतहाई अहम जिम्मेदारियों पर बैठे लोग जब बात करते हैं कि जी हम एपीसी बुला रहे हैं तो आगे ये कहते हैं कि पीटीआई दहशतगर्द है। तो इनके साथ कौन बैठेगा और क्यों बैठेगा इनके साथ? ये कोई चाचे मामे हैं पाकिस्तान के।
ठीक हो गया जी। खेलदास कोस्तारी साहब, वेलकम करते हैं आपको भी शो में। यूसुफजई साहब की बात आपने सुन ली होगी। शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। एक तो ये जो गैर कानूनी अफगान या वो अफगान जिनकी शहरियत नहीं है पाकिस्तान की, उनके लिए। देखें, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हुकूमत कोशिश कर रही है जो दहशतगर्दी की लहर बलूचिस्तान और KPK में जो हुई है, जिससे हमारी कीमती जानें ज़ाया हुई है या हो रही है, या जो हमारे फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और इस जो मुसल्लत की गई दहशतगर्दी है, जो भी हथकंडे हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए की जा रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन में अपनी जानें और अपनी जदोजहद कर रहे हैं। जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस में कई कीमती जानें उन्होंने बचाई, तो उनको हम सलाम भी पेश करते हैं, अपने जो फोर्सेस के जवान हैं। और जो बात मेरे भाई कह रहे हैं कि ये हुकूमत से क्या बात कर रहे हैं, देखें, हुकूमत उसी तरह कोशिश कर रही है जिस तरह 2013 में हमारी हुकूमत थी, और 2014 में जब साना APC हुआ, साना जो हुआ था पेशावर में, तो उस पर तमाम जमातों को बिठाया और कौमी यकजहती के साथ एक ऑपरेशन शुरू किया, ज़रब-ए-अज़ब, जिसको वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने लीड किया, और हमारे फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी और हमें कामयाबी हासिल हुई। तो आज भी जो उस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो आज भी हुकूमत की ये कोशिश है, और कल जो अहम इजलास हो रहे हैं उसी तरह कौमी यकजहती और उसी तरह इत्तेफाक से फ़ैसले हों जिस तरह 2014 में हुए थे, ताकि हम इस जो दहशतगर्दी की लहर है, जो ये कौमी मसला है, ये एक जमात का, एक सूबे का नहीं है या वफाक का नहीं है, ये सब सूबे और वफाक और तमाम जमातें मिलकर फोर्सेस के साथ खड़ी होंगी। तो शौकत यूसुफजई साहब का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत की कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। गैर कानूनी अफगान जिनको बाहर निकालने की बात की जा रही है, हुकूमत की कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। कभी कोई डेट दी जाती है, कभी कोई डेट दी जाती है। ये शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें, हुकूमत जो ये सेंसिटिव इशू हैं वो टीवी पे या सड़कों पे बातचीत से हल नहीं होंगे। ये जो फोरम है मुतल्लिका, इनका मेरा जो इनकी जमात को कल अगर ये शिरकत करेंगे तो इनको सब ऑपरेशन के हवाले से या जो भी सवाल आते हैं या इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात जो वो बात कर सकते हैं, वो एक फोरम मौजूद है। टीवी पे कहना कि इन सेंसिटिव इशू पे ये नहीं हो रहा है, हम इनको मानते नहीं, ये सियासत के लिए तो इनके पास ये बात ठीक है कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते हैं, मगर अल्टीमेटली इनको बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सबका मसला है। और KPK में इनकी हुकूमत है, अगर ये वफाक से ताउन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ उस सूबे की आवाम के साथ ज्यादती होगी। इनको संजीदगी से, जिम्मेवारी से बात करनी होगी। खेलदार साहब, एक तो मुझे आपसे ये भी जानना है कि APC से इनके साथ बैठने के लिए ठीक, अच्छा, APC की क्या जरूरत है? अब क्या हमारा कोई 1 पॉइंट एजेंडा ऑलरेडी दहशतगर्दों के खिलाफ या उन मिलिटेंट्स के खिलाफ जो पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मासूम जाने ले रहे हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है? क्या हमें पता है कि हम इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ऑल आउट जा रहे हैं? फिर ऐसे में APC की क्या जरूरत है और उसकी सिग्निफिकेंट क्या है? देखें, पहले इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जारी है मुख्तलिफ KPK में, बलूचिस्तान में या कहीं पे भी, वो अपने उसके बुनियाद पे उसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को नाकाम भी किया जाता है, उसके साथ मुकाबला भी किया जा रहा है। ये जो ताज़ा लहर आई है, तो ये ज़रूरत थी कि तमाम जमातों को, पार्लियामानी लीडर्स को, पार्टियों को इसमें ऑन बोर्ड किया जाए। ये मुतालबा इनकी तरफ से भी आया था। तो ये जो कौमी मामला है, तो इस पर ये पार्लियामेंट का फोरम है, स्पीकर साहब को ज़रूरत पड़ी और उन्होंने ये गुजारिश की, तो उसके बाद ये इजलास होने जा रहा है। तो इस इजलास की बड़ी अहमियत है, बड़ी संजीदगी से हम वो जमात इस अहमियत में वफाकी हुकूमत बानी PTI को शामिल कर सकती है, जो PTI का मुतालबा है, मगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बैठते थे। हम तो इनको बानी PTI को शामिल किया जा सकता है, जो PTI का मुतालबा है कि उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो APC का हिस्सा हो। देखें, बानी PTI इस वक्त नहीं, मैं आपको बताऊं, बानी PTI इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरम है, वो अपने केसेस में बंद हैं, वो इस वक्त ना MNA हैं, ना पार्टी के सरबराह हैं, ना वो कोई काउंसलर है। हाँ, ये ज़रूर है, उसी की बनाई हुई जो ऑर्गेनाइजेशन में ओहदे हैं, जो उनकी पार्टी है, पार्लियामानी लीडर है, अपोजिशन लीडर है, पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, तो वो पार्टी भी तो उसी की है ना, तो उनको उस पार्टी को ऑन बोर्ड किया गया, उनको जो उनका ड्यू शेयर है अपोजिशन का, वो उसमें शामिल होंगी
और इंशाल्लाह वो कल बैठेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक शख्स जो है वो एक शख्स की अना का मसला नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। अगर एक शख्स को इसलिए बाहर लाना है कि उसके मुताबिक ये फैसले हों, तो मैं समझता हूँ उसकी कोई कानूनी भी हैसियत नहीं है, ना वो आ सकते हैं। तो दूसरी बात, इनकी पार्टी जब ऑन बोर्ड है तो मैं समझता हूँ इनको इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के मुतालबात कौमी इशूज़ पे नहीं करने चाहिए। हाँ, सियासत करे हमारी कौमी इशूज़ पर इस तरह के मुतालबात नहीं होने चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब, बानी PTI को पैरोल पर रिहाई और APC से उसे जोड़ना, ये कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है, आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, ये इनका ईगो है ना, ये ईगो की खातिर इन्होंने बहुत नुकसान किया मुल्क का। हम काफ़ी अरसे से हम कहते रहे हैं कि जी आप PTI को दीवार से ना लगाएं, आप PTI को दीवार से लगाएंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक, तो फिर APC में आप लोगों की मौजूदगी या शमूलियत के क्या चांसेस होंगे अगर बानी PTI की नहीं होती? अगर ये मुल्क के लिए है, अगर ये मुल्क के लिए है और मुल्क पे एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप करना है, तो फिर तो आपको इमरान खान को लाना होगा, क्योंकि आपने तो उस पर जाली मुकदमात बनाए ना। आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं, आपकी इंतकामी सियासत नाकाम हो गई है, वो झुक नहीं रहा है और आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मुल्क के खातिर शौकत यूसुफजई साहब, क्या PTI ये बड़ी कुर्बानी दे सकती है मुल्क के लिए कि अगर नहीं माना जाता बानी PTI का मुतालबा, तो फिर उनके बगैर ही बैठा जा सके APC में? नहीं, ये तो पार्टी फैसला करे। मुल्क के लिए कुर्बानी तो हम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार के लिए कुर्बानी दें, हमारे इक़्तिदार बचाने के लिए। अब हम इनका इक़्तिदार बचाएं या मुल्क बचाएं? ठीक है, ऐसा लग रहा है शौकत साहब जैसे APC वर्सेस ग्रैंड अलायंस हो रहा है, यानी यहाँ तो बानी PTI होंगे और APC में मौजूद होंगे, और अगर आप लोग APC में होंगे तो फिर ग्रैंड अलायंस नहीं हो पाएगा, कम से कम उसे फिल वक्त नहीं आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, ग्रैंड अलायंस जो है ना, वो रुका हुआ था मौलाना साहब के लिए, और वो काफ़ी हद तक हम पेशरफ्त हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका नतीजा बहुत जल्द निकलने वाला है। और ईद के बाद चूंकि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, किसी तौर पे भी नहीं डिलीवर कर पा रही। एक सवाल मुझे और करना है, सदारत कौन करेगा ग्रैंड अलायंस की अगर मौलाना साहब इसको नहीं लेते हैं तो? ये कोई इशू नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई इशू है। इमरान खान वैसे भी जेल में है, तो कोई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं मेरे ख्याल से। मौलाना साहब की या उनकी पार्टी में से किसी और की सदारत पे आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से अपने तमाम तर जो पॉइंट्स हैं उनको रख सकते हैं और उनको डिफेंड भी कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं ग्रैंड अलायंस के लिए? देखें, ग्रैंड अलायंस जब हो रहा है ना, तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। कोई अकेला ये नहीं होगा कि हम ये कहें कि जी बस आप एक नुकाती एजेंडा नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उनकी JUI का अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया, अपनी पार्टी उनकी अपनी। जब अलायंस होगा तो किसी मकसद के लिए होगा, और वो मकसद बड़ा क्लियर होगा, वो लिखा जाएगा उसमें। तो इंशाल्लाह कोई ये इशू नहीं है हमारे आगे। हमारे इशू ये जो हुकूमत है ये क्या कर रही है, खुदा के लिए इस मुल्क के साथ और ना खेलें। और ये जो सिलसिला इन्होंने क्या करी खेलता साहब, ये बता दीजिए कि मौलाना साहब क्या आपको टफ टाइम दे सकते हैं? क्या वफाकी हुकूमत इसके लिए रेडी है? ईद के बाद वो समझते हैं कि वो बाहर निकल सकते हैं या कम से कम इस पर सर जोड़ सकते हैं, और वो मुतमईन नहीं है हुकूमत की कारकर्दगी से? देखें, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, वो उसूलों की आइन दोस्त सियासत करते हैं, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के चाहते हैं, वो आइन पसंद है, वो पुरअमन सियासत करते हैं। उसका जो रिजर्वेशन है, उसका जो मैंडेट चोरी हुआ है वो KPK में हुआ है। आज भी KPK का चीफ मिनिस्टर जो है ज़बान वही इस्तेमाल करते हैं जो 2014, 15, 16 में बानी PTI उनके लिए करते हैं उनके लिए। तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो KPK में, उनका स्टेक भी KPK में है। मौलाना फजल रहमान ने जब PTI की गवर्नमेंट में एहतजाज किया था, एक गमला नहीं तोड़ा था, एक साइड पे जाके बैठे थे। इनकी सियासत का ये पूरा फसाद पे जो है होता है, इंतशार की सियासत करते हैं, हुजूम की सियासत करते हैं, मारना है मरना है ये सियासत करते हैं, कफन बांध के आने की बात करते हैं। तो मौलाना और इनकी सोच में दिन रात का फ़र्क है। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो मखसूस सीटें हैं वो चाहते हैं कि मुझे मखसूस सीटें मिलें, मगर ये चाहते हैं कि हमें मिले। हम चाहते हैं हमारी और मौलाना की और पीपल्स पार्टी की मखसूस सीटें हैं। तो ये एक पेज पे इनकी सोच नहीं है, सोच में बड़ा फ़र्क है। तो जाहिर है मतलब आपको लगता है ये इत्तेहाद कामयाब नहीं होगा? बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, ये इक़्तिदार गैर साहब, आपको लगता है ये इत्तेहाद कामयाब नहीं होगा? नहीं चाहते जो ये चाहते हैं।
ये खेलदास साहब, आपको ये लगता है कि ये कामयाब नहीं होगा इत्तेहाद? नहीं होगा। और मैं बिल्कुल ये मौलाना साहब के जो स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करने चाहते हैं अपने गैर आइनी मकासद के लिए। तो मौलाना साहब कभी भी इनके लिए, वो एक ज़ीरक सियासतदान है, वो इनको इमरान खान को बचाने के लिए नहीं, हाँ वो उसूलों की बात ज़रूर करेंगे। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम ने उसने किरदार तारीखी अदा किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए, मगर वो हमारे साथ बैठे हैं, उसी तरमीम को पास करवाया। तो मौलाना साहब वो शख्स है, वो आज भी कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब किरदार अदा कर सकते हैं। तो मतलब उसने कभी भी अपने जो है दिल के दरवाजे या घर के दरवाजे हमने क्या किया था? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो आपको यही मशवरा देते रहे कि ना करो, क्या ना करो, बंद नहीं किए। वो उनके देरीना दोस्त हैं। तो सियासत वो उसूलों की करते हैं, इनकी तरह सियासत नहीं करते हैं ना, इस तरह वो अमल भी करते हैं। आपने तो मान ली ना एक बात, तो आपने ठीक है। ये जी शौकत यूसुफ से आप कोई बात कर रहे हैं, वो एट द बैकग्राउंड ऑफ माई माइक सुनाई दे रही है, आप आउट एंड लाउड कह दें, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दिल्ली हनूज दूरस वाला किस्सा है, ये अभी तक जो है ना वो बांसुरी बजा रहे हैं, इनको कोई समझ ही नहीं आ रही है। ये अल्लाह इनको हिदायत दे और नसीहत दे कि ये कह रहे हैं कि कोई गमला नहीं तोड़ा कोई। भाई हमारे दौर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल नहीं हुई थी। कोई एहतजाज करता तो करने देते हम आपकी तरह तो नहीं थे ना कि पुलिस खड़ी करो मारो, इस तरह तो नहीं था ना, हमारी कोई अफरा तफरी तो नहीं थी। हमारे दौर में एहतजाज हुआ, आप बताएं ना हमने कौन सी फोर्स इस्तेमाल की, किसके खिलाफ इस्तेमाल की थी? ठीक है शौकत यूसुफ साहब, एक और सवाल मुझे आपसे जानना है, और वो इस अली अमीन गंडापुर साहब के लिए जानना चाह रही थी मैं। एक मौक़िफ़ ये भी दिया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात इसलिए कर दी है कि शहरियत दे दी जाए जो अफ़गान गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, चूँकि KPK में जो आपका वोट है वो मुतासर ना हो। इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, हमारे वोट का मसला नहीं है, गलत फहमी हो रही है। देखिए कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, और बगैर पॉलिसी के ये लगे हुए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे मुश्किलात पैदा होगी। आप पॉलिसी दें, और बदकिस्मती से इनके पास कोई अफगान पॉलिसी नहीं है। ठीक है खेलदास साहब, ये बता दीजिएगा कि अगर ईद के बाद इस तरह का कोई भी मामला आता है ग्रैंड अलायंस का, तो क्या आप बात करने की कोशिश करेगी विफाक दोनों पार्टी से, या तमाम तर ग्रैंड अलायंस में पार्टीज मौजूद जो है उनसे? देखें, तमाम मसाइल का हल बातचीत है, डायलॉग से जो है मसाइल का हल निकाला जा सकता है, निकलता है, और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में जंगों का रास्ता भी डायलॉग से होता है, तो सियासत में तो डायलॉग अहमियत रखते हैं। तो हुकूमत पूरी कोशिश करेगी, जो उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन अगर कोई इस तरह की कोशिश करती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी, इनको भी जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं जमातें, हम उनको भी इंगेज करेंगे। मगर एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर 25 और 26 नवंबर जैसी कोई साजिश की गई, या इस तरह की कोई हिकमतमली बनाई गई कि हम कफन बांध के आ रहे हैं, तो फिर उसी तरह उनसे निपटा जाएगा, हुजूम से, फसादियों से, इंतशारियों से, जिस तरह पहले निपटा जाता है। और उनको कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी कि मुल्क को, एक तरफ पहले ही दहशतगर्दी की लहर ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हमारे दुश्मन जो हैं तुले हुए हैं, दूसरी तरफ फिर ये इससे मईशत को भी नुकसान होता है, इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, इससे अच्छा इमेज भी नहीं जाता है। तो हम डायलॉग भी करेंगे, अगर इन्होंने कोई इंतशार की कोशिश की उसको रोकेंगे भी सही। तो ये हुकूमत की स्ट्रेटजी, हम इनकी तरह नहीं है जो अपोजिशन लीडर। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। शौकत यूसुफज़ई साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। APC और ग्रैंड अलायंस के मामले पर हमारी बात हुई है कि क्या प्रोग्रेस देखी जा रही है और ईद के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में भारत और अफगान सरजमीन का किरदार वाज़ेह हो चुका है, और जाफर एक्सप्रेस हमले में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद भी मौजूद हैं।
अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह देने में और सहूलतें देने में सामने आ चुकी है, जबकि भारत माली और असलहे की मावनत फराहम कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का फौरी खात्मा किया, मगर दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं। पाक फौज और रियासत के तमाम सिक्योरिटी इदारे इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में पाकिस्तान के बाशऊर अवाम अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ एक और मामला जो सामने आ रहा है वो ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अब 60 दिन की मोहलत दे दी है ताकि सफरी पाबंदियों से बचा जा सके। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जिसमें इमिग्रेशन और सयाहती वीज़ों पर पाबंदियाँ होंगी, जबकि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे आम के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे दिफाई तज्जिया हासिल करेंगे, और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों के वक्त के लिए बेहद आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, पहले आपकी जानिब आते हैं। हमने देखा कि हालिया जो दहशतगर्दी हो रही है या पिछले 10 साल से जिस दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना है, उसमें बार बार ऐसे शवाहिद हमारी फोर्सेस की जानिब से, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये सामने रख दिए गए हैं। कई डोजिए भी दिए गए हैं जिसमें दिखाया गया और बताया गया प्रूफ के साथ कि किस तरह से भारत मुसलसल ये कोशिशें कर रहा है कि किस तरह से दरअंदाजी की जाए, चाहे फिर उसमें कुलभूषण मामला है या सो ऑन, और जो दीगर ख्वारिज इस वक्त हमारे नाम सामने आते रहते हैं वो इन्वॉल्व हैं। कोई कभी रह नहीं गई है। आपको क्या लगता है कि भारत ये जो दहशतगर्दी कर रहा है इसका आखिर तोड़ क्या है? हम बार बार इस चीज को हाईलाइट कर चुके हैं किस तौर से भारत इन्वॉल्व है इसमें। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं और जिस तरीके से इंडिया एक्सपोज हो रहा है, और रिसेंटली जिस तरह ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में वो एक्सपोज हुआ है, एस्पेनाज में इन्वॉल्व था, कतर में वहाँ पे है, और फिर डिसइंफॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ इसमें है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्पेसिफिक है। और 1947 से है। 1950 में अफ़गानिस्तान के साथ इनका एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो दोस्ती का मुआहदा हुआ। उसके बाद से अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। अभी देखें, हम पाँच डोजियर जमा करा चुके हैं। लास्ट हमने डोजियर जमा कराया था 2022 में, और पहला था 2009 में जब शर्म शेख में प्राइम मिनिस्टर गिलानी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिंह थे, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई तो, और उसमें स्पेसिफिक बलूचिस्तान का जिक्र था। और इसी तरीके से हमने एविडेंस भी दिया है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके गए, हर दफ़े जगह पे है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इसमें फैक्टर जो भी आता है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो उन्होंने टोटली इसको इग्नोर किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इंडिया यहाँ रीजन में एज ए पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहा है, चाइना को कंटेन करना चाह रहा है। तो वन ऑफ दैट फैक्टर हम कह सकते हैं कि उसमें वो इंटरेस्ट था। बट रिसेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने थोड़ी सी उसमें तब्दीली देखी है, जहाँ पे ट्रम्प बात कर रहा है पीस की, तो वहाँ पे मेरा ख्याल में एक फैक्टर जो है प्लस साइड पे हम देख सकते हैं। तो अब पाकिस्तान के पास एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। हमने शरीफुल्लाह को भी हैंड ओवर कर दिया है। अब रिसेंट जाफर एक्सप्रेस अटैक पे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कंडम किया, यूनाइटेड किंगडम ने, यूरोपियन यूनियन, तमाम इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडम भी किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा पाकिस्तान की मदद की जाए, और उन्होंने कहा दोज इन्वॉल्व मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो वो भी सारे फैक्टर्स हैं। सो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसला लेके जा सकते हैं ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट, इंडिया इन अफगानिस्तान, टेररिज्म इन पाकिस्तान, और मेरे ख्याल में चाइना की मदद से ये चीज़ स्टेबल हो सकती है। और एक वो है, और एक हम डोजर भी बना के लेके जा सकते हैं इंटरनेशनली, यूनाइटेड स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अभी जो डिवीजन, जो फ्रैक्चर या क्रैक्स नज़र आ गए हैं, हक्कानी ने रिज़ाइन कर दिया एज इंटीरियर मिनिस्टर, वो खुद अपने स्ट्रांग होल्ड में चले गए हैं। सो नॉर्थ साउथ जो कहते हैं ना कि कंधार काबुल की डिवीजन हो चुकी है, और जिसमें और बहुत सारे जो लीडर्स हैं, देखें मुल्ला याकूब ऑलमोस्ट अलग हो गया है, गनी बरादर अलग हुआ है, सतनकजई अलग हुआ है, और इसके बाद मुल्ला हसन जो है वो अलग हुआ है। तो जो अफगानिस्तान का मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन लाइकली बिल्ड होने लगी है, क्योंकि डिवीज़न होगी और इसमें
सिविल वार की तरफ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि वी कैन एड्रेस दिस सिचुएशन, इसको सिचुएशन के देखते हुए। ठीक है, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, जमील साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें वहाँ पर भी मज़ीद इस पर बात करनी चाहिए। चाइना इसमें हमारी मदद कर सकता है, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि नई जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, उनसे हम पीस की तवक्को क्या रख सकते हैं या नहीं, हैविंग सेड कि उनका इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना क्या है। तो क्या इसमें अगर हमारी चाइना मदद करता है, ये हमारे लिए रास्ते पेव करेगा या मजीद मुश्किलात हो जाएंगी हमारे रिलेशन विद अमेरिका? जी, बेहतर है ये तवक्कुआत ये रखना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये तवक्कुआत रखनी चाहिए हमें। और फिर देखना यह है कि इन तवक्कुआत के साथ साथ हमें अपने हालात पे क्या ना हमारी नज़र है और इसके हमारी हक़ाइक़ से कितना नज़दीक है। तवक्कुआत तो काफ़ी अरसे से है, ब्रिगेडियर साहब ने बता दिया, 5 मरतबा डोज़र भी दे चुके हैं हम, मुख्तलिफ गाहे बगाहे स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, ये बात दुरुस्त है। इसमें ये बात दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान का सॉइल इस्तेमाल हो रहा है, दुआ एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है, ये भी दुरुस्त है। तीसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान शुरू से लेके उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं किया, ये भी दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की आबियारी की है दहाइयों तक, लेकिन उसके बाद अगर ये अभी हो रहा है तो इसका अहाता हमें खुद भी करना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन अमेरिका की जानिब से फॉरेन अफेयर्स में क्रिएट की जा रही है या दूसरे ममालिक के लिए की जा रही है, उसका पाकिस्तान भी उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में सफरी पाबंदी की मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त जो नई सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसमें पाकिस्तान को भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वक्त दिया गया था पाकिस्तान को, क्या एंड मिस हो गया पाकिस्तान की जानिब से कि आज हम उस नहज पे खड़े हैं कि पाकिस्तान पर वो सफरी पाबंदियां हो सकती हैं, और क्या हमारे पास अभी मजीद वक्त है, क्या हम इसको बेहतर कर सकते? नहीं, पाकिस्तान का तो उसी फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान का काम कर रहा है जो अमेरिका से हमने लिया था काफ़ी अर्से पहले, और जिसके तहत हमें इमिग्रेशन के तमाम मामला उनसे शेयर भी करते हैं। असल चीज़ उनकी अब क्योंकि एक उन्होंने टेम्पो बनाया हुआ है, दुनिया के 43 ममालिक के लिए वो तैयारी कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाने के लिए। पाकिस्तान की क्योंकि वो फौकियत और वो अहमियत नहीं रही जो कि वार अगेंस्ट टेररिज्म, वार ऑन टेररिज्म में था या जो कि अफगान वार के दौरान था, तो इसलिए अब उसकी फौकियत अहमियत ख़त्म हो गई है। अब काउंटर टेररिज्म के हवाले से उनको यही डर और खौफ है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ख़ासतौर पर अमेरिका को, कि ये फैल के कहीं उन तक ना पहुँच जाए या उनके जो बाकी अहदाफ हैं इलाके में उन पर कहीं ये ना बरस पड़े टेररिस्ट, तो उसकी वजह से वो कोऑपरेशन उसमें कर रहा है। रहा सवाल ये कि पाकिस्तान पे सफरी पाबंदी के एहतमाल तो है और काफ़ी हद तक एहतमाल है, उसमें हम किस हद तक पहले हमने एफर्ट की, मैं समझता हूँ कोई खास एफर्ट नहीं हो सकी कि हम इस चीज़ को, वो कैबिनेट मेंबर्स जो कि इस चीज़ की रिकमेंडेशन दे रहे हैं उससे हम सबों से सीधा राब्ता करके उनको हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब खैर वो वक्त हाथ से निकल गया है, लेकिन अभी भी हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारी फॉरेन अफेयर्स में क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम उनसे बातचीत को इंगेज करके मुख्तलिफ तरीकों से, उनके कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनके जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, उनके बाकी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उसके पाकिस्तानी ऐसे हैं, मैं आपको नाम दे सकता हूँ जो कि वहाँ अमेरिकन शहरी हैं और वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के क्लोजर सर्कल में हैं। हमारे एक पी मिल वाला है, उनको मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि इस मामले में मामलतकार हो सकते हैं। हमें उनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, वरना ये तो पाबंदी लगती नजर आ रही। Well, it's a little late, but we should not really lose our hopes. We should augment our efforts, and we should try and be very aggressive in our foreign relations and foreign policy, so that we are able to avert it. क्योंकि अगर हमने इसको avert नहीं किया तो एक तो इमेज हमारा जो है उस पर भी असर पड़ेगा, दूसरा उसके मुज़र असरात भी पड़ेंगे हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर पाबंदी लग गई है। पाकिस्तान के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा अगर इस तरह की कोई भी सफरी पाबंदी हो जाती है? और जिस तरह से डॉक्टर जमील साहब ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ अ लिटिल लेट बट हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं, आपकी नज़र में क्या कोशिश इस वक्त की जा सकती है? एंड पाकिस्तान को या पाकिस्तान के शहरियों को क्या मुश्किलात हो सकती हैं अगर इस तरह की कोई पाबंदी लग जाती है? मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और देखिए जिस तरीके से एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का भी बना है, फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिकन
एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प ने कांग्रेस को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान का नाम लिया है, शरीफुल्लाह को हैंड ओवर कर दिया है, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस अपॉर्चुनिटी को और लेके हमें उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली देखें जहाँ पे आपके फॉरेन ऑफिस से या हमारे वो करेंगे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेंटकॉम के थ्रू भी ये चीज़ें आगे फैसिलिटेशन हो सकती हैं, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री अच्छे अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमें किसी ऐसी कैटेगरी में डाला जाए किसी वजह से। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट होगी, तो हमें उसको यकीनन काउंटर करने के तमाम हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए। इस वक्त क्या आपको लगता है कि इकदाम हो सकता है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है इस तरह की किसी भी सफरी पाबंदी से सफारती सतह पर? जी, अगर मुझसे पूछ रही हैं तो इसमें बिल्कुल इक़दाम हो सकते हैं, और उसमें जो अमेरिका के इंटरेस्ट इस खत्ते में है वो अपना फुटप्रिंट इधर रखना चाहता है अमेरिका काउंटर टेररिज्म के हवाले से। और जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं इस वक्त हमें बड़े एग्रेसिव तरीके से, जैसा कि मैंने बताया कि उनके अमलदारों से, यानी कि कांग्रेस मेंबर हो गए, कैबिनेट मेंबर हो गए, इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए, डॉक्टर जमील साहब, क्या इसी मामले पर कि पाकिस्तान को तो खुद इस दहशतगर्दी का सामना है, जिसका डर और खौफ इस वक्त अमेरिका में भी है कि किस तरह से ये स्प्रेड हो सकता है, क्या इसी मामले पर इस वक्त पाकिस्तान में जो दरपेश मसाइल है पाकिस्तान को, और उसमें भारत का या अफगानिस्तान का हाथ क्या है, और फिर जो असलहा जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ये बात कर चुके हैं कि बाइडेन हुकूमत में वो यहाँ पर रह गया था, जिसके लिए बार बार डिनाई करती रही बाइडेन हुकूमत, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये नाकामी थी बाइडेन इंतजामिया की कि ये असला यहाँ रह गया, वो असला आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ के दहशतगर्दों की जानिब से। सो कैन वी ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड येट हम इस मसले को भी सॉर्ट आउट कर सके कि जो सफरी पाबंदियाँ पाकिस्तान में हैं, क्या हम इसको मिलाकर हल की जानिब लेकर जा सकते हैं, कम से कम हम सामने पेश कर सकते हैं अमेरिका के? जी बिल्कुल, ये चीदा पॉइंट्स हैं जो कि हमारी इसमें कोशिशें और काविशें शामिल हैं, जिसकी वजह से हम इसी को तो बुनियाद बनाकर अपने इंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। और उसके मुताबिक अमेरिका के साथ हम वो जो एक लॉबिंग फॉर्म लेके काम करने वाली बात नहीं है, वहाँ बात यह है कि आप पेयर टू पेयर, लेयर टू लेयर किस तरह आप इंगेज कर सकते हैं वहाँ मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों से जो ट्रंप के कैबिनेट में है या ट्रंप के नज़दीक हैं लोग। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो उनका इंटरेस्ट अभी जुड़ा हुआ है उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन की वजह से, और उसकी जो भी काउंटर टेररिज्म वाले मामले में अमेरिका को फिक्र ज्यादा पड़ गई है। और तीसरी बात, चाइना कंटेनमेंट में है, लेकिन उसमें तो हमेशा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो आपने तमाम पॉइंट्स बताए हैं उन तमाम पॉइंट्स पे तो अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब हम किस बेहतर तरीके से इसको देखिए, हमारी इतनी जानें ज़ाया गई हैं वो अमेरिका को पता है, लेकिन अमेरिका उस वक्त जागेगा, दुनिया उस वक्त जागेगी जब देखेगी कि उनका इससे क्या नुकसान हो सकता है पैदा। और वो मैंने जैसा कि बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में ये रिपोर्ट दाखिल हो गई है, तीसरी रिपोर्ट दाखिल हुई है, जिसमें कि मॉनिटरिंग टीम ने सारा अयादा कर दिया है कि ये दहशतगर्दी कहाँ तक फैल सकती है, ट्रांसअटलांटिक कहाँ तक जा सकती है, लिहाजा अभी इस पे मेजर लिया जाए। और इसी को बुनियाद बनाकर, और जो बाकी आपने नकात बताए हैं, इसी को बुनियाद बनाकर हम अपनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को माउंट करते हुए और हम उनको इस चीज़ का अयादा करने की कोशिश करें। ये क्योंकि मल्टी प्रोंग अप्रोच होता है डिप्लोमेसी में, जब तक कि ऐसे मामलात में मल्टी प्रोंग अप्रोच के साथ नहीं मामलात को लेके आगे चला जाए, तो हर मुल्क का अपना हक है जिसमें चाहे जो पाबंदी लगा दे। सोमालिया चाहे तो अमेरिका पे पाबंदी लगा दे कि हम वीज़ा नहीं देते, लेकिन उसकी क्या वक़्त है और फौकियत है, और अमेरिका की क्या वक़्त और फौकियत है। उस लिहाज से आदमी को अपने बैलेंस करके फॉरेन पॉलिसी को आगे चलना चाहिए। और हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, उस दौर में जियो पॉलिटिक्स जो है वो इतने ख़तरनाक मोड़ पर जाती जा रही है कि अगर जब तक कि हम उस जियो पॉलिटिक्स को डे टू डे बेसिस पर अगर मद्देनजर रखते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी को डायनामिक नहीं बनाएंगे हम, तो ऐसी सूरत में जो ज़रब लगती है जियो पॉलिटिक्स की, वो बर्दाश्त कौमें नहीं कर सकती हैं। जो खिते में इस वक्त हो रहा है, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया तो जो कर रहा है वो तो ज़ाहिर है हमें हार नहीं पहनाएगा, हमारा दुश्मन है, लेकिन बाकी मामलात भी जो बिगड़ रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि जिसमें हमें गौर खौस करते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी का रडार को हमने सही करना होगा, ताकि हम
अपने अहदाफ हासिल कर सकें। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम समझते हैं। जी, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रैटेजी और एक फोर्स और एक पुश ज़रूरी है और मुसलसल इसके पीछे रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। डियर मसूद रिटायर्ड, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। शहर कायद की फ़ज़ाओं में उस वक्त दिलकश मनाज़र देखे गए जब शहाब साकिब आसमान से गिरते हुए ज़मीन की तरफ सफ़र कर रहे थे और कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने टूटते हुए तारों की माने शहाब साकिब को फ़ज़ा में फैलते हुए देखा। एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस हवाले से बता रहे हैं कि शहाब साकिब वो चमकदार जाम फल्की है जो सूरज के गिर्द घूमते हुए ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से फ़ज़ा में दाखिल हो जाते हैं और ज़मीन की तरफ गिरते हैं। जब ये शहाब साकिब ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होते हैं तो इनसे रोशनी पैदा होती है जो इन्हें दिलकश और जाज़िब नज़र बनाते हैं। ये अजराम फ़लकी ज़मीन के कुर्राए हवा में दाखिल होकर बुलंदी से पस्ती की जानिब चमक पैदा करते हैं और इनको शहाबिये या फिर सितारों का गिरना भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये पत्थर सूरज के गिर्द घूमते हैं और इनका ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होना एक नेचुरल अमल है और ये एक फ़लकियाती अमल भी कहा जा सकता है जिसकी वजह से इनसे रोशनी के झुरमट पैदा होते हैं और ये ज़मीन पे गिरने से पहले एक शानदार मंजर पेश करते हैं। इन अजराम फलकी को संगे शहाब भी कहा जाता है। कराची की फ़ज़ाओं में इन शहाबियों की चमक ने आसमान को एक मुनफरिद मंजर बख्शा जिस पर शहरवार हैरत का इजहार भी किया। कई लोगों ने इसे अपने कैमराज में रिकॉर्ड भी किया और कल और आज पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ छाई भी रही हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा का वक्त भी हो गया ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।